ये कहानी हमें जिस लड़की ने भेजी है उसने हमें बताया कि जब उसके साथ ये हादसा हुआ उस समय वो बहुत डरी हुई थी और शायद अनजान थी, इस बारे में कुछ नहीं जानती थी जो इस लड़की के साथ हुआ था। शायद ऐसा तो आप लोग भी नहीं जानते होंगे। ये कहानी एक बांग्लादेशी लड़की की कहानी है जिसने यहाँ आने के बाद हमें अपनी कहानी सुनाई और उसकी कहानी हमें बहुत ही दिलचस्प लगी, तो सोचा कि हम आप लोगों के साथ भी ये कहानी जरूर शेयर करें ताकि आप लोग भी कहानी सुनने के बाद जान जाएं कि आखिर इस दुनिया में क्या क्या होता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। इस दुनिया में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर अजीब अजीब तरह के रिवाज होते हैं और शायद हम लोग गांव के ऐसे रिवाज को नहीं जानते क्योंकि हम गांव में नहीं रहते। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी उसी लड़की की जुबानी। मेरा नाम रुचि है, मैं बांग्लादेश की रहने वाली हूँ। मेरे शहर का नाम बंदरबन था। मैं एक ऐसी लड़की थी जो बहुत चंचल थी, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना जानती थी। मुझे मेरे मम्मी पापा हमेशा कहा करते थे कि अब तुम बड़ी हो रही हो, घर से ज्यादा बाहर मत निकला करो, अपना ध्यान रखा करो। मगर मैं किसी की भी नहीं सुनती थी। मैं हमेशा वही करती थी जो मेरा मन किया करता था। कभी कभी माता पिता की बात ना मानने वाले बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ये बात मुझे अपने साथ हुए हादसे के बाद पता चली थी क्योंकि मेरा अपनी मर्जी के मुताबिक चलना ही मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया था। मैं जब 18 साल की हुई तो बाजार जाते समय मेरा टकराव एक लड़की के साथ हो गया था, एक ऐसे लड़की के साथ जिससे मैं मोहब्बत करने लगी थी। वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। उसके दिल में जो चल रहा था उसने कुछ दिनों बाद ही मुझे वो बता दिया था, मगर जो उसके दिमाग में चल रहा था वो मैं नहीं जानती थी। आखिरकार वो अपने दिमाग में मेरे लिए एक लंबी चौड़ी प्लानिंग बनाए हुए था। उसका नाम राजू था। राजू से पहली मुलाकात में ही मुझे मोहब्बत हो गई थी। ना जाने क्यों वो मुझे अच्छा लगने लगा था। उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से मुलाकातें करने लगे, एक दूसरे से फोन पर भी बात करने लगे। मुझे अपनी जिंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी। अभी मेरी राजू के साथ मुलाकात हुए लगभग 1 महीना ही गुजरा था। वो मुझसे कहता था कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। उसने कहा कि वो जैसे तैसे मेरे साथ शादी करना चाहता है, मगर मैं इतनी जल्दबाजी में उसके साथ शादी कैसे कर सकती थी। मैंने कहा, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी कम उम्र है, मेरे घर वाले तुम्हारे साथ मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं करवा सकते। तो वो कहने लगा कि मेरे घर वाले तो मेरे लिए लड़की देख रहे हैं ना, अगर मेरी शादी कहीं और हो गई तो तुम सारी जिंदगी मेरे बिना ही गुजारना, तुम इस तरह तो मुझे खो दोगी। देखो, मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से भगाकर ले चलता हूँ। हम दोनों अपनी जिंदगी कहीं अलग खुशी खुशी बसाएंगे, हम दोनों को वहाँ कोई जुदा नहीं कर पाएगा। मगर मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। मेरे परिवार में तो राजू के बारे में कोई नहीं जानता था। राजू मुझसे उम्र में पूरे 7 साल बड़ा था। मेरी शादी में अभी समय लगता क्योंकि मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें और एक भाई था। अभी उनकी भी शादी होनी थी, तो फिर मेरे घर वाले इतनी जल्दी मेरी शादी कैसे कर सकते थे। उधर राजू मुझे बार बार फोन करके धमकी दे रहा था कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, तो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान ले लूंगा, फिर तू मेरा मुंह देखना। मैं तंग आकर अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक शादी कर लूंगा। उसके बाद तुझे मेरे मरने की खबर भी मिल जाएगी और मेरी शादी होने की भी। अब मैं क्या करती? मैंने बहुत सोच विचार किया। मुझे कहीं से कहीं तक भी वो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था जिससे मेरी और राजू की शादी हो सकती हो। हार मानकर मैंने राजू की ही बात मान ली थी। एक यही रास्ता था कि हम दोनों यहाँ से भाग जाते और फिर एक दूसरे के साथ शादी कर लेते। रात के अंधेरे में मैंने राजू के साथ भागने का फैसला कर लिया था और इस तरह मैं अपना घर बार छोड़कर राजू के साथ भाग आई थी। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे मुंबई शहर ले जाएगा, वहां जाकर वो कोई नौकरी ढूंढ लेगा और उसके बाद रहने का भी बंदोबस्त कर लेगा, फिर हमारी जिंदगी बेहतर गुजरेगी। मगर वो तो ना जाने मुझे ऐसी कौन सी जगह ले आया था जो मेरे पहचानने में भी नहीं आ रही थी। वो मुझे ट्रेन में बिठाकर बहुत दूर ले आया था। ये जगह कौन सी थी, मैं कहाँ आ गई थी, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं राजू से बार बार इस जगह के बारे में पूछती तो वो कहता था कि खामोश बैठी रह,
जगह पर पहुंचने के बाद तुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि तू कहाँ आई हुई है। उसके ऐसा कहने पर मैं खामोश बैठी रही थी। फिर मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया था। वो लगभग बहुत लंबा सफर तय करने के बाद मुझे दूसरे देश में राजस्थान ले आया था, जहाँ पर मुझे चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। यहाँ पर ज्यादातर रेगिस्तान की जगह थी। बहुत सारे रेगिस्तान से गुजरने के बाद वो मुझे राजस्थान से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर बने एक छोटे से गांव में ले आया था। ये गांव बड़ा ही अजीब था। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैं बहुत पुराने जमाने की दुनिया में आ गई हूँ। मैं इस जगह से बिल्कुल अनजान थी। मैंने जब यहाँ पहुँचने के बाद राजू से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तब उसने मुझे इस जगह के बारे में बताया था कि हम भारत आ गए हैं और ये जगह राजस्थान है। मैं तो उसकी बात सुनकर जैसे चौंक गई थी। मैंने उससे कहा, तुम तो मुझे भारत में स्थित मुंबई शहर लेकर जाने वाले थे, ये तुम मुझे राजस्थान क्यों लेकर आ गए हो? वो कहने लगा, यहाँ पर मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ। मैंने सोचा, न जाने ये मुझे कहाँ लेकर जाना चाहता है। मैं तो इस पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच भी नहीं सकती थी। फिलहाल अपने घर वालों को तो मैं छोड़कर आ ही गई थी। मेरे पीछे उन लोगों का ना जाने क्या हाल हो रहा होगा। वो मुझे जगह जगह तलाश करते फिर रहे होंगे और फिर एक दिन सब्र करके समझ जाएंगे कि उनकी बेटी घर से भाग गई। घर से भागते समय 1 मिनट के लिए भी मेरे पैर नहीं कांपे थे। मुझे अपने बूढ़े माता पिता का एहसास नहीं हुआ था कि मेरे वहां से जाने के बाद उन लोगों को कैसी कैसी जिल्लत का सामना करना पड़ा होगा। फिलहाल मुझे तो राजू की मोहब्बत के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जैसा वो कहता, जैसा वो करता, मुझे सब बिल्कुल ठीक ठाक लगता था। यहाँ पर वो मुझे जिस गांव में लेकर आया था, इस जगह पर बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि वो इस पूरे गांव को अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि सभी लोग ज्यादातर उसके रिश्तेदार हैं। एक हवेली के आकर वो रुक गया था और मुझे हवेली के अंदर चलने के लिए कहने लगा। मैंने कहा कि पहले तुम अंदर जाओ, मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। तो वो कहने लगा, अरे अंदर चलो तो सही, ये मेरी बुआ का घर है, वो तुम्हें देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। मैं फिर भी अंदर नहीं जा रही थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही अंदर चलूंगी, न जाने तुम्हारी बुआ का रिएक्शन मुझे देखकर कैसा होगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे घर के अंदर ले जाने लगा। मैंने देखा था कि इस घर के अंदर एक बहुत बुजुर्ग औरत और एक बूढ़ा आदमी बैठे हुए थे। मुझे आते हुए देखकर उन दोनों के चेहरों पर खुशी छा गई थी। वो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने राजू को गले लगा लिया। राजू ने मेरा हाथ पकड़कर उस बूढ़ी औरत के हवाले कर दिया और कहने लगा कि ये रही आपकी अमानत, अब इसे अपने पास रखिए। ये कह करके राजू पीछे की तरफ हट गया, जबकि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि उसने मुझे इन लोगों की अमानत क्यों कहा था। बल्कि उसे तो खुशी खुशी अपनी बुआ को ये बताना चाहिए था कि ये वो लड़की है जिसके साथ मैंने शादी की है, ये आपकी बहू है। वो लोग मुझे देखकर खुश तो बहुत हो रहे थे, लेकिन मेरे साथ बड़े अनजान जैसा बिहेव कर रहे थे। वो बूढ़ा आदमी राजू को लेकर हवेली से बाहर चला गया, जबकि उस बूढ़ी औरत ने मुझे बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। वहां पर बड़ी बड़ी चारपाई पड़ी हुई थी। मैं उस चारपाई पर बैठ गई। वो औरत कहने लगी कि अभी मैं तेरे लिए खाना लगवाती हूँ, लंबा सफर तय करके आई है, भूखी प्यासी होगी। सच में भूख तो मुझे बहुत तेज लगी हुई थी। रास्ते में सिर्फ राजू ने मुझे 1-2 जगह चाय ही पिलवाई थी। उसने जोर से आवाज लगाई और कहा कि खाना लेकर बाहर आ जाओ। थोड़ी ही देर में एक दूसरी औरत खाना लेकर आ गई थी। उसने मुझसे कहा कि खाना खाना शुरू करो, मगर मैं खाना खाना ऐसे कैसे शुरू कर सकती थी? राजू को भी तो भूख लगी होगी ना। मुझे तो राजू का इंतजार था, वो ना जाने कहाँ चला गया था। मैंने इस बूढ़ी औरत से कहा कि आप राजू को बुला दीजिए, हम दोनों साथ ही खाना खा लेंगे। उन्होंने कहा, मगर वो तो यहाँ से चला गया। उनकी बात सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा, कहाँ चला गया? अभी तो यहाँ पर आपके साथ जो आदमी मौजूद थे वो उनको बाहर ले गए। उस औरत ने कहा, हाँ वो आदमी मेरा पति था। उस लड़की को हम तुम्हारी कीमत दे चुके हैं और वो उसे लेकर यहाँ से चला गया। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हो? कौन सी कीमत? कैसी कीमत? मैं ये कहते हुए दौड़ती हुई दरवाजे तक आई थी, जब मैंने देखा कि दरवाजा तो बंद था। पीछे से वो बूढ़ी औरत और वो दूसरी वाली औरत, उन दोनों ने आकर मेरे बाजू पकड़ लिए और कहने लगी कि कहाँ भाग रही है लड़की? तेरे पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमने तुझे खरीद लिया है, अब तू यहीं रहेगी। मैंने कहा, अरे तुम लोग ये कैसी बातें कर रही हो? राजू को बुलाओ, मैं उसके साथ आई थी, तुम उसकी बुआ हो ना।
उसने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में, मगर तुम ये मेरे साथ कैसा सुलूक कर रही हो। मैं जोर जोर से राजू राजू चिल्लाने लगी, मगर राजू नहीं आया। मैं जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि रोने का अब कोई फायदा नहीं है, वो तुझे छोड़कर जा चुका है। देख, यहाँ पर इस तरह आने वाली एक तू ही लड़की नहीं है, बल्कि यहाँ ना जाने कितनी लड़कियाँ इसी तरह से आती हैं। अब परसों जब महीने की मंडी का बाजार लगेगा, तुझे वहाँ ले जाकर बेच दिया जाएगा और इस गांव का जो भी मर्द तुझे खरीदेगा उसके साथ तेरी शादी होगी और उसके साथ तू अपना घर भी बसाएगी। उस औरत की बातें सुनकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है। मैं चीखते हुए वहां से जाने लगी जब उन्होंने मुझसे कहा कि देख, हम तुझसे पहले ही कह चुके हैं, यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तू बहुत दूर आ गई है। हमने सुना है कि तू बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश तो बहुत दूर है, तो तू यहाँ से अपने घर कैसे जाएगी? नहीं जा सकती ना। अब जो भी है, जैसा भी है, यही तेरा घर है और यही तेरा गांव भी है। यहाँ तू अपने पति के साथ खुशी खुशी रहना और अपने परिवार को आगे बढ़ाना। वैसे भी हमारे गांव की आबादी बहुत कम है। अगर तू यहाँ 10 बेटियां भी पैदा करेगी तो तेरे लिए काफी है। हमारे इस गांव में बेटियां पैदा होने पर लोग अपना मन उदास नहीं करते, बल्कि जश्न मनाया जाता है। ये बात कहते हुए तो वो औरत बहुत खुश हो रही थी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राजू मुझे धोखा देकर यहाँ अकेला छोड़कर चला गया है। मैंने उस पर कितना भरोसा किया था, मैं उससे कितना प्यार करती थी। इसका मतलब ये था कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। लगभग वो बूढ़ा आदमी 2 घंटे के बाद घर के अंदर आया था। मैंने उस आदमी से भी पूछा था कि राजू कहाँ पर है, तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि वो जा चुका है। हमने तेरी कीमत उसे पूरी 10 लाख रुपए दी है। अब तुझे सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी होगी। उन सब की बातें सुनकर मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था कि आखिर राजू ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। क्यों वो मुझे इन लोगों के हवाले छोड़कर चला गया था। न जाने ये लोग मेरे साथ क्या करते। वैसे तो इन लोगों का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल थे। अगर इन्होंने मुझे खरीदा था तो क्यों खरीदा था, और राजू मुझे इन लोगों के हवाले क्यों करके चला गया था। आखिर क्या मामला था और ये लोग मुझसे किस तरह की बातें कर रहे थे, ये सब मैं जानना चाहती थी। यहाँ पर मेरे दिन रात मुश्किल तो नहीं गुजर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे आराम से रहने के लिए कमरा भी दिया गया था, मुझे अच्छा खाना भी दिया जा रहा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। मगर फिर भी राजू की दी गई बेवफाई मेरे दिल से अभी तक नहीं जा रही थी। 2 दिन गुजरे तो उस बूढ़ी औरत ने मुझसे अपने साथ चलने के लिए कहा। ना जाने वो मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। मैंने उससे मना किया कि प्लीज मुझे मेरे घर भिजवा दो, मेरे साथ कुछ गलत मत करो। तो वो कहने लगी कि इसमें रोने वाली क्या बात है, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तेरी जिंदगी या इज्जत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। हम तो इज्जत से तुझे ऐसे मर्दों के हवाले करेंगे जो तेरी अच्छी बोली लगाएगा, और यहाँ अच्छी बोली लगाने वाला इंसान वही होता है जिसे औरत की बेहद जरूरत होती है, जो औरत को बड़ी संभाल कर अपनी जिंदगी में रखता है, उसे किसी चीज की कमी तक नहीं होने देता। इस औरत की बात मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी, मगर फिर भी मैं खामोश रही। अब मुझे यहाँ रहना था तो इन लोगों का कहना तो मानना ही था। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैंने क्यों राजू की बात मानी और मैं उसके साथ यहाँ तक आ गई थी। वो औरत मुझे अपने साथ एक बड़े से मैदान में लेकर आ गई थी। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जवान लड़कियाँ थी जो आंसू बहा रही थी। कुछ खामोश खड़ी हुई थी तो कुछ मेरी तरह अनजान थी, कुछ सांवले रंग की थी तो कुछ बेहद ही खूबसूरत थी। मगर यहाँ पर आने वाले मर्द और लड़के इन लड़कियों को खरीद कर ले जा रहे थे। ये सब देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर एक आदमी आया जिसने मेरी बोली लगाई। उस आदमी को मैं बहुत पसंद आ गई थी और उसने 20 लाख रुपए बताए। इस बूढ़ी औरत को पूरे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए उसने मुझे इस आदमी के हवाले कर दिया और ये आदमी मुझे लेकर इसी गांव में आ गया। ये वही गांव था जहां से मुझे वो बूढ़ी औरत मंडी तक ले गई थी। मैं जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी इसी आदमी के साथ शादी होगी, ये मेरा इस्तेमाल करेगा। मगर यहाँ ये सब क्यों हो रहा था? मैंने देखा था कि ये गांव बड़ी ही धूल की जगह पर था। यहाँ पर हवा चलती तो चारों तरफ रेत का तूफान आ जाता था। सुना था कि यहाँ पर पानी भी बहुत दूर से लेकर आना पड़ता है। इस गांव में हर चीज की बड़ी ही परेशानी थी। यहाँ बिजली भी नहीं थी।
रात को ये गांव चारों तरफ अंधेरे से घिर जाता था। वहाँ पानी की भी बहुत किल्लत थी। पानी भी यहाँ के लोग बड़ी संभाल कर इस्तेमाल करते थे। इस गांव में और भी बहुत सारी असुविधाएं थी। मैंने देखा था कि इस गांव में अगर एक घर में 5 मर्द होते तो 2 औरतें होती थी। ऐसा ना जाने क्यों था, ये मेरी समझ नहीं आया था। मेरे लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद भी जो आदमी मुझे अपने साथ खरीदकर मंडी से अपने घर तक लेकर आया था, उसके साथ जबरदस्ती मेरी यहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ शादी करवा दी गई थी। मैं अपनी किस्मत पर बहुत रो रही थी। मैं दुल्हन तो राजू की बनना चाहती थी, मगर वो मुझे इस दलदल में फंसाकर चला गया था। सच कहते हैं कि लोगों की बातों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आदमी मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था और इसके साथ मेरी शादी हो गई। मैं यहाँ से भागने का रास्ता भी नहीं ढूंढ सकती थी, क्योंकि यहाँ के रास्ते और इस जगह को मैं अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी। मुझे सिर्फ डर इस बात का था कि अगर मैं यहाँ से भाग गई और भागते भागते वापस इसी जगह आ गई तो कहीं मेरे लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी ना हो जाए। बस इसी सब की वजह से मैं खामोश रही, क्योंकि मेरा रोना धोना यहाँ कोई नहीं सुन रहा था और ना ही मेरे चीखने चिल्लाने का इन लोगों पर कोई फर्क पड़ रहा था। मेरे साथ यहाँ कोई ज्यादती तो नहीं हुई थी, मगर ये कोई बड़ी ज्यादती नहीं थी कि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी जबरदस्ती शादी मुझसे बड़ी उम्र के आदमी से करवा दी गई। वो भी तब जब मुझे बाजार में बिकाऊ औरत की तरह खड़ा कर दिया गया और मुझे खरीद कर दुल्हन बनाया गया। जिस घर में मेरी शादी हुई थी, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही औरत थी और इस घर में लगभग 4 मर्द रहते थे। मेरा जो पति था वो 4 भाई थे और उसके बड़े भाई की शादी जिस औरत से हुई थी, सुना था कि वो औरत भी इसी तरह से इस आदमी की पत्नी बनी थी। मैं ये सारा सच जानना चाहती थी कि आखिर यहाँ पर क्या होता है और ये सब कुछ औरतों के साथ क्यों किया जा रहा है। मेरी जेठानी ने मेरी शादी के कुछ दिनों बाद मुझे सब कुछ बता दिया था। उसने बताया कि यहाँ की आबादी बहुत कम है। दरअसल 20 साल पहले यहाँ 70% की आबादी हुआ करती थी। इस गांव में किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, यहाँ के लोग नए दौर के साथ साथ आगे बढ़ते गए और उन्हें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानियां आने लगी। लोगों ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके यहाँ से लोग अपने परिवारों के साथ अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर में जाकर शिफ्ट हो गए। जिनको जैसी सहूलियत लगी उसने वैसा ही किया। यहाँ के कुछ बूढ़े बुजुर्ग थे जो यहाँ से नहीं जाना चाहते थे और ना ही अपने गांव की आबादी कम होने देना चाहते थे। उन लोगों ने सोचा कि ये गांव उनके पूर्वजों का है, इसलिए वो इस गांव को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हीं की पीढ़ी आगे चलती चली आ रही है जो इस गांव को किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहते। यहाँ पर आबादी कम होने की वजह से मर्द ज्यादा और औरतें बहुत कम हैं, इसलिए यहाँ की मर्दों की शादी नहीं हो पाती। यहाँ पर तो न बिजली है और पानी भी मटकों में बड़ी दूर की नदी से भरकर लाना पड़ता है। न यहाँ पर स्कूल है, न अस्पताल है और न ही इंटरनेट की सुविधा है। आज की सदी में भी ये गांव पूरी तरह से सुविधाओं से दूर है। यहाँ मर्द ज्यादा और औरतें कम होने की वजह से यहाँ के कुछ लोग अपने बेटों की शादियां करने के लिए लड़कियों को खरीदते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसों के लालच में आकर लड़कियों को खरीदते हैं, उनका धंधा करते हैं, उन्हें जगह जगह बेचते हैं, क्योंकि इस गांव में कारोबार भी नहीं है। मगर इस गांव के लोगों को लड़कियों की और औरतों की बेहद जरूरत है, इसलिए यहाँ के अमीर अमीर लोग एजेंट से लड़कियों को खरीद लेते हैं और यहाँ लाकर बेच देते हैं। फिर यहाँ एक मंडी लगती है और जितनी भी नई लड़कियां होती हैं उन सबको उस मंडी में बेचने के लिए ले जाया जाता है। जिस भी मर्द को अपनी शादी करने के लिए लड़की की जरूरत होती है वो उस लड़की को महंगे से महंगे दाम पर खरीद लेता है और उसके साथ शादी कर लेता है। अगर यहाँ किसी की लड़की पैदा होती है तो उसे बहुत भाग्यशाली समझा जाता है। एजेंट से खरीदने वाले लोग लड़कियों को या तो उनके घरों से किडनैप करते हैं या फिर अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें यहाँ तक ले आते हैं ताकि वो अपना धंधा आगे बढ़ा सके और ज्यादा कीमत पर यहाँ लड़कियों को बेच सके, क्योंकि यहाँ लड़कियों और औरतों की बेहद जरूरत है। इसलिए यहाँ के लोग कितनी भी कीमत पर लड़कियों को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं और यहाँ के लोग भी अपने ही गांव में लड़कियों को खरीदकर एक दूसरे के घर बेच देते हैं। कई सालों से हमारे गांव में यही सब कुछ चलता आ रहा है। क्या किया जाए? ऐसा करना भी जरूरी है। अगर ऐसा ना होगा तो सारे लड़के कुंवारे रह जाएंगे। तभी तो यहाँ के मर्दों की उम्र ज्यादा हो जाती है और उनकी शादियां नहीं हो पाती।
किसी मर्द को शादी करने के लिए कोई औरत ही नहीं मिलती, इसलिए यहाँ औरत की बहुत इज्जत की जाती है। कोई भी यहाँ औरत के साथ गलत व्यवहार नहीं करता, अगर करता तो उस इंसान को सजा दी जाती है, क्योंकि इस गांव में कोई कानून भी नहीं है। इस गांव के लोग खुद ही अपना कानून बनाते हैं और खुद ही आरोपी को सजा दे देते हैं। तुम भी किसी एजेंट के थ्रू ही यहाँ तक पहुँची होगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि उन एजेंट के अलग अलग रूप होते हैं। या तो वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं या फिर नौकरी का झांसा देकर यहाँ ले आते हैं, और उन बेचारी लड़कियों को पता भी नहीं होता कि यहाँ आने के बाद उनके साथ क्या होगा, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रह जाएगी। मुझे भी एजेंट ही यहाँ लेकर आया था। मुझे नौकरी की तलाश थी। मैं बांग्लादेश से आई हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ मगर गरीब परिवार की हूँ। अपने ही शहर में नौकरी ढूंढने के लिए गई थी, जब वहाँ पर मेरा सामने एक आदमी से हुआ और उसने कहा कि क्या तुम भारत जाकर नौकरी करना पसंद करोगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। मैंने सोचा कि भारत जाकर मैं ढेर सारे पैसे कमा लूंगी और अपने परिवार की स्थिति भी ठीक कर दूंगी। मेरे घर में सिर्फ मेरी छोटी बहन थी। उसकी खातिर मैं उस आदमी की बातों में आ गई और नौकरी करने के लिए यहाँ तक आ पहुँची। उसने कहा था कि वो मेरी नौकरी किसी बड़ी कंपनी में करवा देगा, मगर जब मैं यहाँ आई तो मेरे साथ ये सब कुछ हो गया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वो मुझे नशे की दवाई देकर यहाँ पर लेकर आया ताकि मैं रास्ते में किसी को उसके बारे में कुछ बता न दूं। वो मुझे यहाँ बेचकर चला गया। यहाँ पर अलग अलग राज्य, शहर और कंट्री से आने वाली लड़कियों की अलग अलग ही कहानी होती है। कोई भी लड़की यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई होती। आखिर उन लड़कियों का क्या कसूर होता है जिनकी यहाँ मर्जी जाने बिना ही उनकी जिंदगी का फैसला कर दिया जाता है। उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ कर दी जाती है। यहाँ आने के बाद भला कौन औरत होगी जो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो मजबूरी में यहाँ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। यहाँ इस गांव में अगर विकास हो जाए तो यहाँ की आबादी पहले जैसी ही हो जाएगी, मगर यहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता और यहाँ के पुराने लोग चाहते हैं कि इस गांव की आबादी दोबारा से पहले जैसी ही हो जाए, मगर ऐसा मुश्किल है। अब तुम भी रोना धोना बंद करो। मेरा देवर तुम्हारा पति है, उसके साथ ही जिंदगी गुजारो। तुम नहीं जानती कि इस गांव में कुछ लड़कियों के साथ तो ऐसा हुआ है कि उन्हें 3-3 पतियों की अकेली पत्नी बना दिया गया। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हो? एक ही लड़की को 3 मर्दों की पत्नी बना दिया गया, ऐसे कैसे? तो उन्होंने मुझे बताया कि जब यहाँ किसी घर में एक बहू होती है और बाकी लड़कों को कोई पत्नी नहीं मिलती तो फिर वो लोग उसी के साथ शादी कर लेते हैं और इस तरह वो एक ही लड़की घर के सारे भाइयों की पत्नी बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। ये सुनकर तो मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए थे। ये गांव सच में बड़ा ही अजीब था कि आज के जमाने में भी ऐसे गांव हैं जहां के लोग ऐसी सोच रखते हैं और लड़कियों के साथ इस तरह का जुल्म किया जाता है। मैं अपने पति के साथ जिंदगी तो गुजार रही थी, मगर मैं उसके साथ खुश नहीं थी। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था और देखने का भी अच्छा नहीं था। यहाँ की लड़कियां तो जैसे तैसे यहाँ अपनी जिंदगी गुजार रही थी, मगर मैं अपनी जिंदगी यहाँ नहीं गुजारना चाहती थी। मैं बड़ी परेशान थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे चेहरे से सारी हंसी ही कहीं गायब हो गई। यहाँ मेरा रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे मेरा पति कोई इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है जो रात को मुझे इस तरह से इस्तेमाल करता था जैसे उसने कभी औरत देखी ही न हो। मुझे उसका साथी पसंद नहीं था। मैं इस गांव से जाना चाहती थी। मुझे यहाँ नहीं रहना था, मगर यहाँ पर एक बार आने वाला इंसान दोबारा कभी वापस नहीं जा सकता था। मुझे सबसे ज्यादा तरस तो उन लड़कियों पर आता था जो बेचारी मेरी ही तरह अपने आशिकों के धोखे का शिकार हुई थी। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। मेरे साथ जो हुआ था उससे यही साबित होता था कि मोहब्बत करने वाली लड़कियों का यही अंजाम होना चाहिए जो अपने माता पिता की इज्जत को रौंदकर अनजान लोगों को ही अपना सब कुछ मान लेती हैं। मुझे अपने देश वापस जाना था, अपने घर वालों से मिलना था, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। वैसे तो मुझे अपने ससुराल में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, मगर मेरा पति जब मेरे करीब आता तो वो मुझे बहुत बुरा लगता था। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। तभी तो यहाँ के लोग अब लड़कियां खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। मुझे मेरे पति ने एक दिन आकर एक ऐसी खबर सुनाई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। उसने कहा कि मेरे भाई की शादी भी तुम्हारे साथ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे भाइयों के लिए कोई लड़की नहीं मिल पा रही। मंडी में लड़कियां बहुत महंगी हैं। ये खबर सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी।
भला मैं अपने देवर के साथ शादी कैसे कर सकती थी। मैंने इस बात के लिए अपने पति से इनकार कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। मुझे आज भी राजू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि उसके किए गए लालच की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मेरा पति बार बार मुझे अपने भाई से शादी करने के लिए मना रहा था। जब काफी दिनों तक मैंने अपने पति की बात नहीं मानी तो मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस गांव में यही रिवाज था, अगर औरत आपका कहना नहीं माने तो मर्द उस पर हाथ उठा सकता था। ऐसे मर्दों के लिए कोई सजा भी नहीं बनी हुई थी। मैंने बहुत शोर मचाया, मैं सबके सामने बहुत रोई थी कि मुझे अपने देवर से शादी नहीं करनी, मगर फिर गांव में पंचायत बैठी और पंचायत में यही फैसला हुआ कि मेरी शादी मेरे देवर के साथ भी होनी चाहिए। जो इंसान लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकता वो एक घर की बहू से बाकी सबकी शादी करवा सकता है। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं कभी भी इस काम के लिए तैयार नहीं होती। अब मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागकर अपनी जान छुड़ानी थी। मेरे पति ने अपने छोटे भाई के साथ मेरी शादी तय कर दी थी। 2 दिन के बाद मेरी शादी होनी थी। एक दिन मैं गांव की कुछ औरतों के साथ मैदानों में काम करने के लिए गई हुई थी। यहाँ पर औरतें भी मर्दों के साथ साथ मैदानों में काम करती थी। यहाँ पर बड़े बड़े खाली मैदानों में खनिज पदार्थ निकालने का काम होता था। एक बार काम से वापस आते समय रास्ते में एक बड़ा ही अजीब सा पेड़ देखा था। इस पेड़ के पत्ते हरे नहीं बल्कि कत्थई रंग के थे। वैसे तो यहाँ ज्यादातर सूखा ही रहता था, लेकिन एक यही पेड़ ऐसा था जो ज्यादातर दिखाई देता था। मैंने अपने साथ ही जाने वाली एक औरत से पूछा कि आखिर ये पेड़ किस चीज का है, तो उसने मुझे बताया कि ये पेड़ भांग का पेड़ है। इसे भांग के पेड़ के नाम से भी बुलाया जाता है। इस पेड़ के पत्ते बड़े ही नशे वाले होते हैं। सुना है कि कोई भी जानवर अगर इस पेड़ पर बैठ जाए और इसके पत्ते तोड़कर खा ले तो उसे नशा चढ़ जाता है। इस औरत से इस पेड़ की पूरी जानकारी निकालने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। 2 दिन तक मैं खेतों में काम करने के लिए गई तो उस पेड़ को बड़ी गौर से देखती हुई जाती थी। एक दिन जब हम सारी औरतें घर आ रहे थे तब मैंने उन औरतों की नजर बचते ही उस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़ लिए और अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर ले आई थी। रात का समय था जब मैं यहाँ से भागने का बंदोबस्त कर रही थी। वैसे भी मैं यहाँ पर खाली हाथ आई थी, इसलिए मुझे यहाँ से खाली हाथ ही जाना था। मेरे पास यहाँ से भागने का अब एक बहुत ही अच्छा उपाय था। मैंने खामोशी से उन पेड़ के पत्तों को सिलबट्टे पर पीस लिया था और रात के खाने में पेड़ के पत्तों का लेप मिलाकर सबको खिला दिया था। खाना खाने के बाद सब लोगों के दिमाग पर नशा सवार होने लगा था और एक एक करके सब गहरी नींद में जा चुके थे। और उन सब के गहरी नींद में जाने के बाद मेरे पास यहाँ से भागने का एक बहुत अच्छा मौका था। कोई भी मुझे यहाँ से जाते हुए नहीं देख सकता था और न ही रोक सकता था। रात के अंधेरे में मैं धीरे धीरे दरवाजे से घर के बाहर निकली और फिर भागती हुई ना जाने कहाँ तक आ गई थी। ये तो मैं खुद भी नहीं जानती थी। मैं इतनी दूर चली आई थी कि मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। भागते भागते मुझे सुबह हो गई थी, क्योंकि जब मैं घर से निकली थी तो लगभग 4 बजे का समय हो रहा था और 1 घंटे का रास्ता तय करने के बाद दिन का उजाला फैलने लगा था। मैं थककर सड़क किनारे बैठ गई कि थोड़ा सांस ले लूं। भले ही मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी, मगर मैं उन लोगों के चंगुल से तो बच ही गई थी। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर से मैंने चलना शुरू किया तो मेरी टक्कर एक ऐसे इंसान के साथ हुई जिसने मुझे संभाल लिया था। अगर वो मुझे नहीं संभालता तो शायद मेरा एक गुजरते हुए बड़े से ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बड़ी आसानी से उस गांव से निकल आई, मगर ऐसा नहीं था। मेरे लिए वहां से भागना रात के अंधेरे में बेहद मुश्किल रहा था। शायद सब लोग होश में नहीं थे, इसलिए किसी को मेरे बारे में पता नहीं चला। लेकिन इतनी आसानी से मेरा पति सुकून से बैठने वाला नहीं था। जिसके साथ मेरी टक्कर हुई थी ये एक जवान लड़का था। मैं भागते भागते शायद बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे आराम की जरूरत थी। जैसे ही उसने मुझे थामा, मुझे एक अजीब सा सुकून मिला और मैं बेहोश हो गई थी। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक घर में मौजूद थी। ये घर किसका था ये तो मैं नहीं जानती थी। मैं जैसे ही उठकर बैठी तो मैंने फौरन इधर उधर देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो लड़का कमरे के अंदर आया और कहने लगा, अब तो आप ठीक हो ना? उसकी बात सुनकर मैंने उसे चौंक कर देखा। दरअसल आप दूर से तेज भागती हुई आ रही थी, आपकी मेरे साथ टक्कर हो गई और उसके बाद आप बेहोश हो गई तो मैं आपको यहाँ अपने घर में लेकर आ गया। उसकी बात पर मैंने गहरी सांस भरी थी।
मुझे सुकून मिल गया था कि मैं उस गांव से निकल आई हूँ। वो लड़का मुझसे पूछने लगा कि आखिर आप भागते हुए कहाँ से आ रही थी। अब मैं सोच रही थी कि मैं इसको क्या जवाब दूं। मैंने कहा कि मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। उसने कहा, अच्छा तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उन गुंडों को छोड़ता नहीं। मैंने इस लड़के से झूठ बोल दिया था। मैंने कहा, क्या मैं कुछ दिन आपके घर में रह सकती हूँ। वो कहने लगा कि हाँ, आप मेरे घर में रह सकती हो, वैसे भी मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। 1-2 दिन तो मुझे यहाँ पर गुजर गए थे। मैं बहुत खामोश सी रहती थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर तक कैसे पहुंचूं, लेकिन अगर मैं अपने घर जाती भी तो न जाने मेरे घर वालों का मेरे साथ कैसा बिहेवियर होता। मुझे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं बहुत परेशान रहती थी। ये लड़का मुझे खाना खाने के लिए बोलता तो मैं खाना भी नहीं खाती थी, लेकिन वो मुझसे पूछने लगा कि तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो, कोई बात भी नहीं करती, मेरे घर में तो कोई रहता भी नहीं है, तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, बस मैं शर्मिंदा होती हूँ कि मैं आपके घर में ऐसे कब तक रहूंगी। तो वो कहने लगा कि आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं आपको आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। मैंने उसे बताया कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। वो मेरी इस बात से समझा कि मैं अनाथ हूँ। उसे मुझ पर तरस आने लगा। मैं जब भी उसके घर से जाने के लिए बोलती तो वो कहता कि जब आपका कोई सहारा नहीं है तो आप आराम से मेरे घर में रह सकती हो। आखिर आप कहाँ जाओगी, आप अकेली लड़की हो, और अकेली लड़की तो वैसे भी खुली तिजोरी की तरह होती है। लोग उसके अकेलेपन का फायदा उठाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए। अब मैं उसे क्या बताती कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के साथ तो ना जाने क्या क्या हो चुका था। इस दुनिया ने मुझ पर कैसे कैसे सितम ढाए थे। कई दिन मुझे इस लड़के प्रकाश के घर में रहते हुए गुजर गए थे। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि आप मुझसे शादी करोगी। देखो, मैं आपको इज्जत से अपने घर में रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आस पड़ोस के लोग हम दोनों के बारे में बातें करें। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आप मेरे घर में रहती हो। ये सब देखकर लोग बातें बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। आप भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ। उसका ऑफर मुझे कुछ बुरा नहीं लगा था। मुझे भी तो सहारे की जरूरत थी। अब मैं यहाँ से कहाँ जाती। अगर मैं यहाँ से निकलकर चली भी जाती तो ना जाने फिर से मेरा सामना किसी राजू जैसे इंसान के साथ होता, तो फिर मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। ये बहुत ही अच्छा इंसान था, इसको तो मैं पहचान गई थी, इसीलिए मैंने उसे शादी के लिए हाँ कर दी थी। वैसे भी जिस इंसान के साथ मेरी जबरदस्ती शादी करवाई गई थी, उस शादी को मैं नहीं मानती थी। इस लड़की के साथ लगभग मैं 1 महीना रही थी। अगर इसका कैरेक्टर खराब होता तो ये मेरा अपने घर में अकेले रहने का फायदा भी उठा सकता था, लेकिन ये एक इज्जतदार और शरीफ लड़का था, इसलिए मुझे अपने घर में जगह देने के साथ साथ मुझसे इज्जत से शादी करने के लिए कहा था। इससे बेहतर मेरे लिए और कोई नहीं था। वैसे भी ये लड़का देखने में अच्छा था, मेरी बहुत इज्जत करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। इस समय भी मुझे राजू याद आया था। अगर वो भी मेरे साथ इसी तरह इज्जत से पेश आता तो आज मेरी जिंदगी उसके साथ खुशी खुशी गुजर रही होती। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे राजू को याद नहीं करना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, मगर उसे तो मैं कभी जीते जी भी माफ नहीं करूंगी। इस लड़की से मैंने शादी करने का फैसला कर लिया था। प्रकाश ने मुझसे शादी कर ली और फिर इस तरह मैं उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी थी। मैं जहाँ जाती प्रकाश के साथ ही जाती थी। वो मुझे बहुत खुश रखता था। धीरे धीरे उसके साथ मेरी शादी को 4 महीने गुजर गए और ये वक्त कैसे और किस तरह गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन प्रकाश मेरे पास आया। उसका मूड बहुत बदला हुआ था। वो जब घर आता तो मैं सबसे पहले उसके लिए खाना परोसा करती थी, मगर उस दिन तो वो मेरे हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खा रहा था। न जाने क्यों वो इतना उदास था। मैंने उसके उदास होने की वजह उससे पूछी तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अगले दिन फिर से वो काम पर गया, तब भी उसका मूड इसी तरह का था। वो तो मेरे साथ शादी होने के बाद बहुत खुश रहता था। अब इतने समय के बाद उसे अचानक क्या हो गया था, ये तो मैं नहीं समझ पाई थी। एक दिन प्रकाश आकर मुझसे झगड़ा करने लगा। कहने लगा, क्या तुम्हारी पहले किसी के साथ शादी हो चुकी थी? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरे तो जैसे होश उड़ गए थे। मैंने पूरी तरह से उससे इस बात को छुपाने की कोशिश की थी, मगर न जाने कैसे प्रकाश को पता चल गया था और वो मुझसे झगड़ने लगा। कहने लगा कि एक आदमी कई दिनों से मेरे पास आता है, तुम्हारा नाम लेकर कहता है कि मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं। मैं जब उससे पूछता हूँ कि तुम उसे कैसे जानते हो तो वो कहता है कि रुचि मेरी पत्नी है, मेरी उसके साथ शादी हुई है। कई दिनों से तो मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा हूँ, मगर आज उसने मुझे सबूत दिखाया।
उसने मुझे तुम्हारी और उसकी शादी की तस्वीर दिखाई जिसमें तुम उसके बराबर में दुल्हन बनी बैठी हुई हो। ये बात सुनकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। मैं समझ गई थी कि इंसान वही है, मेरा पहला पति चंपक, जो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा है। उसे कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ? प्रकाश के मुंह से ये बात सुनकर तो मुझे अब डर लगने लगा था। प्रकाश कहने लगा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, मगर मैं उसे तुमसे मिलने नहीं दे रहा। वो आदमी बार बार मुझसे तुम्हारे बारे में पूछता है। मुझे पसंद नहीं कि कोई तुम्हारा नाम अपनी जुबान से भी ले। मुझे बताओ कि वो मर्द कौन है और क्यों तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें करता है, क्यों तुम्हें अपनी पत्नी बताता है। प्रकाश की बातों पर मैं खामोश रही और मैंने अपना सर झुका लिया था। मेरी खामोशी पर वो कहने लगा, वो आदमी मुझ पर बहुत बरस रहा था, बहुत गुस्सा कर रहा था, कह रहा था कि तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए और अगर ऐसी ही बात है तो तुम उसी के पास चली जाओ। मैंने प्रकाश के आगे हाथ जोड़े और उससे कहा कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्रकाश कहने लगा कि अच्छा बताओ क्या बात है। फिर मैंने उसे अपनी शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताई कि किस तरह मुझे राजू बांग्लादेश से यहाँ लेकर आया और यहाँ लाने के बाद किस तरह उसने मुझे यहाँ से पूरे 500 किलोमीटर दूर एक गांव में ले जाकर बेच दिया और वहाँ पर भी मुझे एक मर्द ने खरीदा और उसने मेरे साथ शादी कर ली। उसके घर से भागकर मैं यहाँ तक आ गई और वही आदमी मुझे अब तलाश कर रहा है। वो बिल्कुल ठीक कहता है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, मगर मैं इस रिश्ते को नहीं मानती क्योंकि उस गाँव में औरतों की बहुत कमी है और इसीलिए मेरी शादी उसके बाकी भाइयों के साथ भी होने जा रही थी। ये सब मैं बर्दाश्त न कर सकी और मैं वहां से भाग आई। मैंने प्रकाश को रो रो कर अपनी पूरी कहानी सुनाई थी। मेरी पूरी बात सुनकर तो जैसे प्रकाश के पैरों तले से जमीन निकल गई। प्रकाश कहने लगा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया। तुम्हें तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। एक लड़की की उसकी मर्जी के बिना शादी नहीं करवा सकते। अगर उस गांव में कोई सुविधा नहीं है और वहां पर लड़कियों की कमी है तो वहां औरतों पर जुल्म किया जा रहा है। तुम भी इस जुल्म का शिकार हो गई। तुम जानती हो, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें पसंद करने लगा। दरअसल मेरी शुरू से ही यही इच्छा थी कि मेरी शादी हिंदुस्तानी लड़की से ना हो बल्कि किसी बाहर की लड़की से हो। तुम्हें देखकर मैं पहचान गया था कि तुम यहाँ की नहीं हो, मगर तुमने मुझे कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। आज जब तुमने मुझे बताया कि तुम बांग्लादेश की हो तो मेरी खुशी डबल हो गई। तुम फिक्र मत करो, अब वो इंसान यहाँ आएगा तो मैं उसे यहाँ से भगा दूंगा और मैं कभी तुम्हें उसके हवाले नहीं करूंगा। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद मेरे पति को मुझ पर बहुत तरस आया था। वो आदमी जब मुझे लेने के लिए आया तो प्रकाश ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। फिर उसने अपने गांव के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस वाले गांव चले गए और वहां जाकर उन्होंने गांव वालों के खिलाफ एक्शन उठाया। इस तरह मैं तो बच गई थी, मगर उस गांव में अभी भी मेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने वहां से भागकर अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो खामोशी से वहां सारे जुल्म सितम सहकर अपनी जिंदगी को गुजार रही हैं। वहां जाकर जब पुलिस ने वहां के हालात देखे कि उस गांव में ना तो कानून है, ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना बिजली है, बल्कि वहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये सब देखकर पुलिस ने उस गांव को सुधारने का फैसला किया था। मैंने सुना है कि वहां पर सरकार ने अब काफी सारी फैसिलिटीज मौजूद कर दी हैं, क्योंकि वो हादसा होने के बाद उस गांव में सुविधाओं का बंदोबस्त किया जाने लगा और उस गांव का धीरे धीरे विकास होने लगा। अगर आप लोग भी किसी ऐसे गांव को जानते हैं जहां पर ऐसी अजीब अजीब रिवाज होते हैं तो आप लोग हमसे ऐसे हादसे जरूर शेयर करें, ताकि हम और लोगों के साथ साथ आपकी भी स्टोरी शेयर कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।